अपने काले धन के बैंकों के खातों में जमा कराते रहे और वाइट करते रहे। बहुत बड़ा स्कैम है। छेड़छाड़ शुरू की जा चुकी है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ शुरू की जा चुकी है। हाईलाइटेड लाइन ऑफ द स्कैम ये है कि एक हाउसवाइफ के पास इतनी मतलब ऐसी कौन सी गोल्ड माइन है उसके पास, जो उमेश कुमार जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था। और बात भी सही है कि एक हाउसवाइफ के पास इतनी गोल्ड माइन कहाँ से आ गई कि उसकी कंपनी में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई है। तो इसी स्टेटमेंट से जो पूरा स्कैम हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो है जो स्कैम अभी चल रहा है, जिसको लेकर उमेश कुमार जी कंटिन्यू फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं कि EOW को मामला थमा दिया है, लेकिन वो इसकी CBI जांच चाहते हैं, वो ED चाहते हैं। पूरा स्टेटमेंट इसी लाइन के द्वारा मैं चाहूंगी कि सर आप समझाएं। देखिए मानसी, 2017 में 18 मार्च 2017 को श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ लेने के तत्काल बाद उन्होंने KS पवार को अपना औद्योगिक सलाहकार घोषित किया। 2018 में RBI से एक पत्र आया, उत्तराखंड के अंदर कुछ कंपनियां जो हैं वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच करे। चीफ सेक्रेटरी ने बैठक की और STF से जांच कराने के लिए निर्णय लिया, लेकिन रातों रात वो पूरी पत्रावली गायब हो गई, वो पत्र गायब हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंपनी औद्योगिक सलाहकार KS पवार की पत्नी के नाम थी, सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स। जब ये सब हुआ तो मैं इस कंपनी की जांच पड़ताल करने लगा। मैंने इसके दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डाउनलोड किए, उनसे और जो मैं जुटा सकता था दस्तावेज जुटाए। और जब मैंने इसकी जांच करनी शुरू करी तो मेरे पांव तले ज़मीन सरक गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यही नहीं पता था कि उनके नाम पर चिटफंड कंपनी के अंदर डिपॉजिट्स बनाए गए हैं और उनको बैंकों में जमा करा के वाइट किया गया है। 1.5 लोगों के भी डिपॉजिट थे सर। मृतक लोग हैं, बच्चे हैं, साइकिल चलाने वाले हैं, चाय वाले हैं, विधवाएं हैं, बहुत सारे ऐसे, उन्हें पता ही नहीं है। इन लोगों ने आधार कार्ड का डाटा और वोटर ID कार्ड का डाटा इकट्ठा किया, उससे ये डाटा बनाते गए, लोगों के नाम पे फर्जी डिपॉजिट्स बनाकर अपने काले धन के बैंकों के खातों में जमा कराते रहे और वाइट करते रहे। बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम यही नहीं ख़त्म होता। पता नहीं कितनी और कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग की है। ये जांच खुलनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड जनता का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीब आदमी के ऊपर मार पड़ रही है और ये लोग जो हैं लोगों का गला घोटते जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए इकट्ठे करते जा रहे हैं। तो सोचकर देखिएगा ज़रा, क्योंकि 200 करोड़ की जो कीमत है वो इतनी छोटी नहीं है, जिसमें जैसे उमेश कुमार जी ने कहा है कि बच्चे भी जिसमें शामिल है, गरीब लोग जिसमें शामिल है, जिसका गला घोटकर ये जो इतनी रकम इधर उधर की जा रही है। मैं उमेश कुमार जी से एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जब भाजपा सरकार नारा देती है सबका विश्वास, मैं कहूँगी, बाकी लंबा नारा उमेश कुमार जी दिया जाता है, तो मुझे ये बताइए सबका विश्वास इस तरह से किस तरह से किया जाएगा। और आज आपने सुबह पुष्कर सिंह धामी जी के लिए पोस्ट किया कि EOW से काम नहीं चलेगा, आप इसकी ED चाहते हैं। तो अगर सर फिर भी ED नहीं जांच वो देती है या CBI जांच नहीं होती है, उसके बाद आप क्या करें? अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। हम CBI जांच या ED की जांच के लिए इसमें जनहित याचिका दाखिल करेंगे और गंभीर मामला है। अगर हम इस तरीके से दोषियों को छोड़ते रहेंगे तो राज्य में लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे। ये भ्रष्टाचार उत्तराखंड की रग रग में फैल गया है, लोगों की जड़ों तक इस भ्रष्टाचार ने अपनी जो है पकड़ कर ली है। आम इंसान आज उम्मीद की तरह किसी न किसी को देखना चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति उनकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारें मुकदमे दर्ज कर देती हैं, ED की जांच हो जाती है, CBI की जांच कर दी जाती है, दर्जनों मुकदमे कर दिए जाते हैं। आम आदमी लड़ नहीं पाता, वो डर जाता है। आज सुबह मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से निकला, मैं सड़क पर आया अकेला और मैं एक टेम्पू में बैठ गया। उस टेम्पू से मैं अपने कार्यालय तक आया तो रास्ते में वो टेम्पू वाला मुझे नहीं पहचानता था। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? बोला साहब मैं सहारनपुर का। मैंने कहा यहाँ कब से हो? बोले जी 20 साल हो गए। मैंने कहा आपकी आम समस्याएं क्या हैं? तो बोला साहब मेरी तो समस्या सिर्फ महंगाई है। मैंने कहा नाम क्या है? उससे बोला साहब मेरा नाम मत आप किसी को बताना,
वो चुप हो गया, बोलने से डरने लगा। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो मुझे पहचान गया था बाद में। आम आदमी इस डर में आवाज़ भी नहीं उठा पाता कि कहीं कल को उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। वो कहाँ लड़ता फिरेगा, कहाँ जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। जो आदमी सुबह मेहनत करके शाम तक पैसे कमाता है वो कहाँ कोर्ट कचहरी लड़ सकता है। तो किसी को तो इनकी लड़ाई लड़नी है, किसी को तो आम आदमी की लड़ाई लड़नी है। आप नीति चले जाइए, माना चले जाइए, घेस चले जाइए, हिमनी चले जाइए, धारचूला चले जाइए, आप श्रीनगर चले जाइए, आप दुगड्डा चले जाइए, कोटद्वार, कहीं आप चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार से लड़ाई को मोल लेना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो लड़ना है, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ भी रहा हूँ। जितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं मैं उसमें ही खुश हूँ। और लोग जुड़ेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, आप कमज़ोर हैं, आप डरते हैं, और डरना भी चाहिए आम इंसान को, तो कम से कम आप उसकी आवाज़ बन सकते हैं जो आवाज़ उठा रहा है। तो इसलिए अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते और आपको लगता है मैं सही मुद्दों पर आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ बन जाइए। हो सकता है मेरी आवाज़ की जो गर्जना है वो इतनी बढ़ जाए कि सरकारों को घुटने टेकने पड़े और उन्हें आम आदमी की बात सुननी पड़े।